नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धार में हो रही अनार, खजूर, एप्पल, बेर की सफल खेती। मिट्टी परीक्षण करवा कर लें फसलों से कम खर्च में अधिक पैदावार। अपने राज्य के पश्चिमी भाग में दूर दूर तक जहां तक देखो रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है। ऐसे में किसान साल भर फसलों को नहीं लगा सकते, लेकिन आज हम जैसलमेर जिले के सफल किसान श्रवण चौधरी से मिलवाने जा रहे हैं, जो परंपरागत खेती को छोड़कर रेगिस्तान में फलों की खेती कर रहे हैं। अगर हम कहें कि रेगिस्तान हरा भरा हो रहा है तो शायद आपको ये बात सही नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के किसान न सिर्फ रेगिस्तान को हरा भरा कर रहे हैं, बल्कि इससे किसान की आय भी बढ़ रही है और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कम पानी में अनार, खजूर, एप्पल, बेर की खेती करके थार को हरा भरा कर दिया। तो इन्होंने किस प्रकार से बनाया रेगिस्तान को हरा भरा, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रेगिस्तान की धरा के किसान ने, जो कम पानी वाले क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और रेगिस्तान में ड्रिप लगाकर कई फलों जैसे अनार, खजूर और एप्पल, बेर की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा रहे हैं। तो रेगिस्तान की धरती कैसे सोना उगलती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं सभी किसान भाइयों से एक बात बताना चाहता हूँ कि रेगिस्तान की धरा पर ऐसी जगह पर भी हमने आज से 3 साल पहले ये फलों की खेती लगाना शुरू किया था और इसका आज आप रिजल्ट देख सकते हो कि जो मेरे अनार के पौधे हैं, एक पौधे के लगभग 250 से 300 फ्रूट आ रखे हैं। और किसान भाई अगर इस चीज़ को सोचें कि रेगिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती है, ये हमने सारी इसका प्रॉपर दवाई, पानी, खाद भी सब प्रॉपर तरीके से किया है और ऑर्गेनिक तरीके से हम ये फ्रूट प्राप्त कर रहे हैं यहाँ रेगिस्तान की धरा पर। और किसान भाइयों, ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल है, इनमें कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है। परंपरागत खेती के साथ साथ भी अपन भी फ्रूट की खेती करें तो बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। हरा भरा हो रहा रेगिस्तान, थार में हो रही अनार, खजूर, एप्पल, बेर की खेती, कम पानी में हो रही अच्छी पैदावार, किसानों की अच्छी आमदनी का जरिया बन रही बागवानी। अनार की भगवा किस्म, गहरे लाल रंग के ये खूबसूरत अनार के पौधे जैसलमेर जिले के सोडाकोट स्थित एक कृषि फार्म में लगे हैं। 300 बीघा के इस फार्म में करीब 15,000 पौधे अनार के लगे हैं। सुपर भगवा किस्म के ये अनार किसानों की आय का बेहतरीन जरिया बन रहे हैं। रेगिस्तान की धरती पर अनार की पैदावार से पूरा फार्म हरा भरा नजर आ रहा है। फलों की यह खेती जैविक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि तेज गर्मी में यहाँ अनार की पैदावार बहुत अच्छी होती है और ड्रिप के जरिए बूंद बूंद सिंचाई से बहुत कम पानी में भी अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अनार के साथ ही यहाँ खजूर के 2000 पेड़ भी लगा रखे हैं। 3 साल पहले लगे ये पेड़ मई 2022 तक फल देने लगेंगे। यहाँ 4 वैरायटी के खजूर लगे हैं, मिर्जूल, खुनेजी, बरई और खलास। ये उत्तम किस्म के खजूर माने जाते हैं। किसानों के मुताबिक खजूर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का बड़ा सौदा है, क्योंकि खजूर का एक पेड़ 50,000 रुपए से अधिक का इनकम देता है। हालांकि खजूर की खेती में किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस मेहनत का फल भी बड़ा मीठा होता है। हमने यहाँ खजूर की 4 वैरायटियाँ लगा रखी है। जो वैरायटियों को मैं बता देता हूँ कि मेडजूल, बरई, खुनेजी, खलास। ये रेगिस्तान के अंदर इन चारों वैरायटियों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक पौधा कम से कम 2 से 2.5 कुंटल प्रोडक्शन दे देता है
और इनकम की बात करें सालाना तो एक पौधा कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये इनकम दे देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खजूर की खेती रेगिस्तान के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ के किसान अनार और खजूर के साथ ही एप्पल बेर की खेती भी कर रहे हैं। इस तरह रेगिस्तान के बीच हरे भरे ये कृषि फार्म सुखद एहसास दे रहे हैं और कम पानी में खेती की तकनीक से थार के मरुस्थल में किसान बागवानी कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि ये किसान रेगिस्तान में कम पानी में बागवानी करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इस प्रकार आप भी नई तकनीक को अपनाकर अपनी खेती से अच्छी आय कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर आपको कम लागत में फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है तो फसलों की बुआई करने से पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना जरूरी है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही आपको पता चलेगा कि फसल में कितनी मात्रा में किस खाद उर्वरक का प्रयोग करना है। तो मिट्टी परीक्षण के बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मृदा परीक्षण या मृदा की जांच क्यों आवश्यक है। और सबसे पहली बात आती है, हमें मिट्टी के जो नमूने हैं उसको एकत्र कर कर उसकी जांच कराकर और उसके बाद जो हमारी बताई हुई सिफारिश होती है उसके अनुसार खरीफ या रबी की जो फसलें होती हैं उसमें हमें उर्वरकों की जो मात्रा है उसका उपयोग करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम खेत की कटाई के बाद में खाली खेत होते हैं उसको लगभग 1 से 2 एकड़ का खेत हो या लगभग 4 से 5 एकड़ का खेत हो, इस तरीके से आप खेतों को डिवाइड कर लें और खेत की दशा को हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक जैसे खेत हों। अगर उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं तो उन क्षेत्र का अलग से होना चाहिए, और अगर एक जैसे खेत हैं तो लगभग 2 से 3 एकड़ का जो खेत है उसका एक सैंपल आपको एकत्र करना है। उसके लिए आपको चाहिए कि लगभग 8 से 10 जगह से नमूने आपको एकत्र करना है। और नमूने एकत्र करने के पहले आपको चाहिए किसान भाई कि सबसे पहले जो मिट्टी के ऊपर की जो कचरा है या कंकड़ है, पत्थर हैं, उसको साफ कर लें। लगभग आधा से 1 इंच का जो हमारा मिट्टी के ऊपर की परत है उसको साफ करें, और किसी प्रकार के उसमें पौधे के जो अवशेष होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब आप ऊपर के परत को साफ कर लेते हैं तो उसमें बी आकार का शेप बनाना है, और निशान बनाने के बाद जो भी हमारी फसलें हैं उनके लिए लगभग 6 इंच की मिट्टी का सैंपल एकत्र करना होता है, ताकि जो भी फसलें होती हैं हमारी खाद्यान्न फसलें, उनकी जो जड़ें हैं वो लगभग 6 इंच तक ही जाती हैं और उससे पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। अतः उस जमीन में जो हमने 6 इंच का हमने गड्ढा बनाया है उसकी साइड की जो हमारी बाहरी दीवार होती है उसका ऊपर से नीचे तक लगभग 1.5 से 2 इंच की जो मिट्टी है उसकी परत को गिरा लें और उसको एकत्र करें किसी भी प्लास्टिक के तसले में या किसी पॉलीथीन में उसको एकत्र कर लें। इस प्रकार से जब 8 से 10 जगह से आप मिट्टी का सैंपल एकत्र कर लेंगे और एकत्र करने के बाद उसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने के बाद उसका 4 भाग करें। 4 भाग करने के बाद उसको आमने सामने के जो 2 भाग हैं उसको फेंक देवें, और जो 2 भाग बचे हुए हैं उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और फिर उसके 4 भाग करें, और जो हमारे बताए हुए अन्य जो 2 भाग हैं उन भाग की मिट्टी को हटाएं और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाएं। जब आप इस प्रकार से 3 से 4 बार अच्छी तरीके से मिट्टी को मिलाएंगे और आमने सामने के भाग के मिट्टी को हटाते जाएंगे तो आखिर में 3 से 4 बार में आपके पास लगभग 200 से 500 ग्राम तक मिट्टी बचेगी। यही मिट्टी आपके पूरे खेत की एक नमूना है और आपको पूरे खेत का यह सैंपल कहलाएगा। इसी मिट्टी को आपको इकट्ठा करना है और एक अच्छी पॉलीथीन में
उसको डाल देवें। पॉलीथीन में डालने के बाद उसको रबर बैंड से अच्छी तरीके से बंद कर देवें। आपके पास कपड़े का थैला कोई हो तो उसमें उसको रखें ताकि पॉलीथीन ना फटे। और कपड़े वाले थैला और पॉलीथीन के बीच जो किसान की जानकारी से संबंधित हमारा एक प्रपत्र होता है, उसमें सारी जानकारी लिखें। किसान का नाम, खेत का नाम, आपने कौन सी फसल लगाई थी, कौन सी फसल लगाने वाले हैं, पहले कौन कौन से उर्वरक दिए हैं, कौन कौन से कीटनाशक, कौन कौन सी खादें, इस प्रकार से आप सारी जानकारी उस प्रपत्र में दें। और 2 प्रपत्र बनाएं। एक प्रपत्र को आपको जो हमारा पॉलीथीन है उसकी रबर बैंड के साथ में लगा के और उसमें रख दें और उस थैले को अच्छी तरीके से बांध कर और उसको जो हमारी मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है वहाँ पे पहुँचाएं। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन प्रयोगशालाओं में बनाकर दिया जाता है कि आगामी फसलों में आप उन कौन कौन से पोषक तत्वों का या किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है उनको किस तरीके से खेतों में देना है, उसकी पूरी जानकारी आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में होती है। मिट्टी की जांच के लिए जब भी हम खेतों में नमूने एकत्र करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत के जो हमारी मेड़ है उससे लगभग 15 से 20 फीट अंदर से हमें सैंपल लेना है। मेड़ के किनारे से सैंपल बिल्कुल ना लें। किसी भी प्रकार के वृक्ष लगे हों, वृक्षों के नीचे से हमें मिट्टी के सैंपल नहीं कलेक्ट करना है। जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना या हम खाद, हमारे उर्वरक या हमारा बीज रखते हैं या गोबर की खाद रखते हैं, उन स्थानों के आसपास से भी हमें किसी प्रकार के मिट्टी के नमूने नहीं लेना है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि खेत के आसपास जो नालियाँ बनी होती हैं या पानी की सिंचाई करने के लिए जो हम जगह बनाते हैं उनके आसपास से सैंपल बिल्कुल नहीं एकत्र करें। इस प्रकार किसान भाई मृदा जांच के लिए बताई हुई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सही समय पर नमूने प्राप्त करें। नमूने प्राप्त करने के बाद उनको सही समय पर मृदा लैब में पहुंचाएं। इस प्रकार से आप अगर बातों का ध्यान रखते हुए लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में बैगन की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करना चाहते हैं वो अभी इसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन भरपूर उपज के लिए बैगन की रोपाई करते समय कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। शीतकालीन सब्जियों में टमाटर, भटा और मिर्च का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम बात करते हैं बैगन की खेती की। तो ये जो अभी समय चल रहा है ये बैगन की खेती के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। किसान भाइयों, बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले भूमि चयन एवं इसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। पहली जुताई हैरों तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें तथा इसके खाद एवं उर्वरकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। 3-4 जुताई करके पाटा लगा के इसको समतल कर लें और क्यारियां बना लें, जिससे हमें उसमें सिंचाई में भी सुविधा रहती है और दूसरे खरपतवार निकालने में और निदाई गुड़ाई में हमें आसानी रहती है। अब बात आती है इसके उर्वरक प्रबंधन की। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि सोलेनेसियस क्रॉप है, तो करीब करीब 50 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। हालांकि किसान भाइयों को सलाह ये दी जाती है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से आप अपने खेत में न्यूट्रिएंट दें और फास्फोरस, पोटाश और आधी नाइट्रोजन की मात्रा रुपाई के वक्त ही डाल दें। और जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा है
25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से वो पहली निदाई गुड़ाई के समय, मिट्टी चढ़ाते समय इसकी आप टॉप ड्रेसिंग करके और इसकी निदाई गुड़ाई कर दें। खेत तैयारी के बाद अब आपको बैगन की उन्नतशील किस्मों का चयन करना जरूरी होता है। अब बात आती है कि हमें कौन सी किस्म लेना है। बैगन में इसके रूप, रंग के आकार के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं, तो अपनी क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो मार्केट में अधिक बिकता हो उसके हिसाब से हमें किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लंबे फल वाली किस्मों की, तो इसमें पूसा पर्पल लांग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, पंत क्रांति, आज़ाद क्रांति, तो ये काफ़ी पॉपुलर हैं और किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं, काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होती है। गोल वाले में अपने पूसा पर्पल राउंड, P8, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज, इस तरह से बहुत सारी किस्में हैं। साथ में इसमें हाइब्रिड भी हैं, जैसे अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड 6, ये काफ़ी किसानों के बीच में लोकप्रिय हैं। तो हम इनमें से किसी भी एक किस्म का चुनाव अपनी फसल के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें बीज कम लगता है, जैसे 500 ग्राम बीज का जो ओपी वैरायटी हैं उनके लिए, और 300 से 350 400 ग्राम तक हाइब्रिड किस्म के बीजों की आवश्यकता होती है। नर्सरी में जब हमारे पौधे तैयार हो जाएं, 25 से 30 दिन की हो जाए, तब हमको इसकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए मुख्य खेत में इसकी रोपाई करनी चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद तैयार बिछड़ा को उखाड़कर लगाने से पहले उसको उपचार कर लें। तो उपचार करने के लिए थीरम 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों को उपचार कर लें तथा इसके बाद बैगन की रोपाई करें। रोपाई के पूर्व ट्राइकोडर्मा खेत में आवश्यक रूप से डालें। ये करीब 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पर एकड़ के हिसाब से हम खेत में अप्लाई करना चाहिए, तो इससे हमें बिल्ट की समस्या से मुक्ति मिलती है। तो पौध से पौध के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और रो टू रो इसका करीब 70 सेंटीमीटर, वैरायटी के हिसाब से इसको कम या अधिक किया जा सकता है। सिंचाई के लिए ध्यान रखें कि अगर संभव हो सके तो इसको रेज्ड बेड में लगाएं, और जिससे पानी इसकी जड़ों के संपर्क में ना आए, क्योंकि अगर पानी इनकी जड़ों के संपर्क में आएगा तो वो रोग को फैलाने का कार्य करता है। और नमी के हिसाब से, खेत के हिसाब से इसको समय समय पर 1 हफ्ते के अंतराल में इसकी सिंचाई करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जखोरा, जिला कोटा के कृषक केशव प्रसाद ने। आप सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो केशव प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तिलहनी फसलों में बात करें सरसों की, तो इसकी खेती अपने प्रदेश के कई किसान भाई करते हैं, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार वही किसान ले पाते हैं जो मृदा और क्षेत्र के अनुसार प्रजातियों का चयन करके बुवाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं अपने प्रदेश में बोई जाने वाली सरसों की उन्नत किस्में एवं फसल अवधि तथा पैदावार के बारे में, जो इस प्रकार से है।
लक्ष्मी, जिसे RH 8812 भी कहा जाता है, इसके दाने मोटे होते हैं। इसकी खेती सिंचित क्षेत्रों में किसान कर सकते हैं। इसकी पकाव अवधि 140 से 150 दिन होती है। इसकी उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बायो 902, जिसे पूसा जय किसान भी कहते हैं, यह किस्म तुलासिता, सफेद रोली, मुरझान रोगरोधी है। इसकी पकाव अवधि 130 से 140 दिन होती है और इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अरावली से RN 393 भी कहा जाता है। यह किस्म तुलासिता, सफेद रोली, मुरझान रोगरोधी है। इसकी खेती सिंचित क्षेत्रों में किसान कर सकते हैं। इसकी पकाव अवधि 135 से 140 दिन होती है। इसकी उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। RH 9304, इसे वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है। यह सफेद रोली रोगरोधी किस्म है। इसकी फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। इसकी उपज 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। AGN 73, यह किस्म सफेद रोली, पत्ती धब्बा, तना, गलन रोग एवं पाला रोधी है। इसकी पकाव अवधि 125 से 130 दिन होती है। इसकी पैदावार 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। स्वर्ण ज्योति, इसे RA 9802 के नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म देरी से बुवाई एवं असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 130 से 135 दिन होती है। इसकी उपज 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गिरिराज, इसे DRM RIJ 31 के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी फसल अवधि 125 से 130 दिन होती है और इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। NR CDR 601, यह किस्म लवणीय भूमि में बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसकी पकाव अवधि 135 से 140 दिन होती है। इसकी पैदावार 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।